नमस्कार मित्रों, मैं जीवराज जाट यूट्यूब चैनल अमृतवाणी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जो एक कॉमन टॉपिक है और इसके 5 पार्ट जो अपन ने पढ़ लिए थे। जो अपना लास्ट जो लेसन चल रहा था उसमें अपन ने देखा कि किस प्रकार राणा सांगा सभी चुनौतियों को पार करते हुए जो है शासक बन जाते हैं और इसके बाद वो जो है अपने शरण में आए हुए मेदिनी राय को गागरोन और चंदेरी की जागीर प्रदान करते हैं। इसके कारण एक शासक जो थे मालवा के, वो उनसे बहुत नाराज होते हैं। बताइए जरा कौन थे शासक थे वो? याद आया? महमूद खिलजी द्वितीय। क्योंकि महमूद खिलजी प्रथम की बात ही नहीं कर सकते पर, क्योंकि महमूद खिलजी प्रथम राणा सांगा के समकालीन था। महमूद खिलजी द्वितीय महमूद खिलजी प्रथम राणा कुंभा के समकालीन था और महमूद खिलजी द्वितीय जो राणा सांगा के समकालीन था। तो मेदिनी राय को जब गागरोन की जागीर प्रदान कर दी गई तो इससे चिढ़ गया था महमूद खिलजी द्वितीय और उन्होंने 1519 में जो है राणा सांगा के विरुद्ध जो है अपना अभियान शुरू किया, लेकिन उसको बहुत बुरी तरीके से युद्ध में हारना पड़ा। उसको राणा सांगा ने बंदी बना लिया था। इससे पहले ही राणा सांगा जो है बड़े युद्ध जीत चुका था और मेवाड़ का जो है एक उज्जवल साम्राज्य की जो है उन्नत साम्राज्य की नींव वो रख चुका था। तो अपन शुरू करते हैं राणा सांगा के बारे में आगे। देखिए, राणा सांगा ने गुजरात के ईडर में अपने सहयोगी रायमल को शासक बनाया। याद रखना, राणा जो सांगा के पिता थे वो भी रायमल थे और उनका एक सहयोगी था रायमल, उसको उन्होंने ईडर के अंदर जो शासक बना दिया था। याद रखना, खातौली 1519 का युद्ध अपन पढ़ चुके हैं, गागरोन का युद्ध, वो महमूद खिलजी द्वितीय के साथ था। अब देखिए खातौली, खातौली कहाँ है? कोटा में, और उसका युद्ध हुआ 1517। राणा सांगा ने खातौली की पीपलदा तहसील, खातौली जो है वो पीपलदा तहसील कोटा में है, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। जब राणा सांगा ने मालवा के शासक को हरा दिया महमूद खिलजी के बाद में, उससे पहले राणा सांगा की शक्ति जो है वो पूरे उत्तर भारत में एक प्रसिद्ध शासक के रूप में फैल चुकी थी। राणा सांगा ने खातौली जो एक कोटा के अंदर पिपलदा तहसील में खातौली जगह, उसमें 1517 के अंदर भारत के बादशाह सुल्तान इब्राहिम लोदी को, तो राणा सांगा के समय कौन सा वंश है? लोदी वंश। याद रखना, कौन सा वंश? लोदी वंश। पीछे जाइए जरा, याद करिएगा, इल्तुतमिश किसके समय था? जेप्तर सिंह के समय। और इल्तुतमिश कौन से वंश का था? गुलाम वंश का था। तो क्या जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया था क्या? यस, 1227 में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। युद्ध था भूताला का। उसके बाद 1336 में राणा हमीर ने भी हराया मोहम्मद बिन तुगलक को। तो राणा हमीर के समय कौन सा वंश था? तुगलक वंश। रावल रतन सिंह के समय खिलजी वंश। दिल्ली की बात चल रही। अभी कुंभा सांगा जो इसके समय मालवा के जो खिलजी वंश के शासक तो दिल्ली में शासन नहीं कर रहे थे, वो मालवा में शासन कर रहे थे। और उस समय खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, उनका शासन था दिल्ली में। और राणा सांगा के समय दिल्ली में जिसका शासन था वो था लोदी वंश का। किसका था? लोदी वंश का। और शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी, वो सुल्तान था। और दिल्ली के सुल्तान को मालवा के खिलजी महमूद खिलजी द्वितीय को जो था और गुजरात, इन सबसे सारी विकट परिस्थितियों जो राणा सांगा उभर के आया, तो वो आंख का जो है कांटा हो गया था दिल्ली के लिए।
और इब्राहिम लोदी चाहता था कि कैसे भी करके राणा सांगा को हराया जाए। तो इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना भेज दी कोटा में, खातोली नामक जो स्थान है पिपलदा तहसील में, वहां दोनों राजाओं के बीच राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और उसमें राणा सांगा की विजय हुई। याद रखना, राणा सांगा दिल्ली के सुल्तान को हरा रहा है, परंतु राणा सांगा जीवन की सबसे बड़ी यही भूल करते चले जा रहा है। उन्होंने 1517 खातोली के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया, परंतु उसका पीछा नहीं किया और न दिल्ली पर अधिकार किया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी जीवन की राणा सांगा की, कि उन्होंने भारत के बादशाह इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भी वो दिल्ली में अधिकार नहीं कर रहा है। ठीक उसके एक साल बाद यानी 1518 में बाड़ी, ये बाड़ी कहाँ है? धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में 1518, 17 के बाद 18, सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी पहली हार का बदला लेने के लिए, अपन देख रहे हैं अभी कि कोटा का जो खातोली नामक स्थान था उसमें इब्राहिम लोदी एक बार हार चुका है युद्ध। 1518 में अपनी पहली हार का बदला लेने के लिए दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी जो है वो बाड़ी धौलपुर के मैदान में फिर से राणा सांगा के खिलाफ आता है और अपने सेनापति किसे लाता है? मियां हुसैन हरमूली और मियां माकन। इन दोनों का नाम अच्छे से याद कर लेना, अभी बता रहा हूं मैं आपको, इसका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना। किनका नाम? एक तो मियां हुसैन हरमूली और एक मियां माखन का नाम। ये दोनों इब्राहिम लोदी के सेनापति थे और द्वितीय युद्ध कब? 1518 में। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। किसका? राणा सांगा का। और कहां हुआ? बाड़ी धौलपुर में हुआ। कहां हुआ? बाड़ी धौलपुर में हुआ। मियां हुसैन फरमूली व मियां माखन के साथ बाड़ी में एक बड़ी सेना बाड़ी धौलपुर भेजी, परंतु राणा सांगा ने सुल्तान को फिर हरा दिया। इसमें राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। इस लाइन को याद कर लेना अच्छे से कि जो ही इब्राहिम लोदी को बाड़ी के युद्ध में एक बार फिर से राणा सांगा ने हराया, उसके बाद उत्तर भारत में समस्त राजा राणा सांगा के अधीन माने जाने लगे। ऐसा माना गया कि अब उत्तर भारत में अगर कोई सबसे बड़ा सम्राट कोई है तो वो महाराणा सांगा है, मेवाड़ का शासक। लेकिन फिर भी महाराणा सांगा भूल कर रहे हैं, वो दिल्ली में अधिकार नहीं कर रहे हैं। इस कारण क्या होता है, ये जो इब्राहिम लोदी होता है ये यहां से तो 2 बार हार के भाग गया। एक बार खातोली से हार के भाग गया, एक बार बाड़ी से हार के भाग गया, लेकिन इसने दिल्ली नहीं छोड़ी। इसने दिल्ली नहीं छोड़ी, दिल्ली में ही बैठा रहा ये। और महाराणा सांगा ने कभी भी दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया और ये मेवाड़ साम्राज्य की सबसे बड़ी भूल साबित हुई आगे जाकर। अगर उस समय सपोज कीजिएगा, अगर उस समय राणा सांगा दिल्ली जाते और इब्राहिम लोदी को अगर दिल्ली से भी मार भगाते तो शायद आने वाले विदेशी शासक कभी दिल्ली की तरफ आंख नहीं उठाते, परंतु राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। राणा सांगा ने 2 बड़ी लड़ाइयों में, एक बाड़ी धौलपुर और एक खातोली कोटा, और दोनों में इब्राहिम लोदी को 1517 में और 1518 में हरा देते हैं। इसके बाद 1519 का युद्ध मालवा के साथ भी वो जीतते हैं। तीनों युद्ध वो लगातार जीतते हैं और इन तीनों युद्धों से राणा सांगा की ख्याति विदेशों तक चली जाती है। ऐसा लगता है कि उत्तर भारत का एक ही महाराणा था और वो राणा
सांगा था, जिसको अंतिम हिंदू सम्राट मानने लग गए। अंतिम तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाकर ये भूल बड़ी भूल साबित होने वाली है। देखिएगा 1519 में से 1519 यानी युद्ध कौन सा, 1519 में कौन सा हुआ था, गागरोन का, और 1518 में बाड़ी का, धौलपुर, और 1517 में जो है वो हुआ था खातौली का। खातौली में इब्राहिम लोधी हार रहा है राणा सांगा से, बाड़ी में फिर इब्राहिम लोधी हार रहा है राणा सांगा से, और 1519 में देखिएगा 1519 में मालवा का शासक, बताइए कौन, महमूद खिलजी द्वितीय, वो भी हार रहा राणा सांगा से। और राणा सांगा से हारने के कारण इन तीन विजयों ने राणा सांगा की ख्याति को पूरे विश्व में फैला दिया था। परंतु 1519 में मालवा जीतने के बाद 1526 तक राणा सांगा निश्चित होकर मेवाड़ में रहा, दिल्ली की तरफ कूच नहीं किया, दिल्ली को अपने अधिकार में लेने की कोशिश नहीं की, और यही सबसे बड़ी भूल आगे जाके मेवाड़ के लिए बहुत भारी पड़ी। उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक रहा ये 1519 से 26 तक राणा सांगा, परंतु सांगा ने दिल्ली पर अधिकार नहीं किया, ये सांगा की सबसे बड़ी भूल रही। और उसी समय 1526 में बाबर मुगल साम्राज्य की नींव डालने भारत आ धमका, और बाबर को जब पता चला कि दिल्ली के अंदर जो है इब्राहिम लोधी जैसा कमजोर शासन कर रहा है, कमजोर ही था, राणा सांगा से दो युद्ध तो वो पहले हार गया था, दो कौन से हार गया, एक 1517 में हार गया खातौली का युद्ध, एक 1518 में हार गया बाड़ी धौलपुर का युद्ध, फिर भी वो दिल्ली में टिका हुआ था। और जब बाबर को ऐसा पता चला कि एक दिल्ली के अंदर जो है एक बिल्कुल निर्बल शासक इब्राहिम लोधी बैठा है, तो उसने उचित समय देखा हिंदुस्तान में राज करने के प्रयास का, और वो आधम का, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर भारत आ रहा है और इब्राहिम लोधी को भारत से भगा रहा है, मार के हरा के, और दिल्ली और आगरा के अंदर शासन हो गया बाबर का, दिल्ली व आगरा दोनों में शासन हो गया किसका, बाबर का। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब, 1526 में हरा दिया, किसको, इब्राहिम लोधी को, जो पहले से ही कमजोर था, राणा सांगा से वो खुद भी दो युद्ध हार चुका था, अब उसको भारत छोड़ना ही पड़ा, और दिल्ली का नया बादशाह बन गया बाबर। और किस वंश का साम्राज्य शुरू हो गया दिल्ली में, मुगल वंश का साम्राज्य शुरू हो गया। अब तक किसका था, लोधी, अपन सारे वंश पढ़े, दिल्ली में खिलजी वंश पढ़ा, गुलाम वंश पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा, इसके अलावा अपन आ गए अब मुगलों के पास। मुगल 1526 में भारत में आते हैं, इब्राहिम लोधी को 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में हराते हैं, और दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लेते हैं। आगे देखिएगा, अब निश्चित रूप से स्वाभाविक बात है कि अगर जब राणा सांगा पहले से ही उत्तर भारत का प्रतापी शासक था, और दिल्ली के अंदर अब एक नया शासक बाबर बैठ चुका था, दोनों महान योद्धा थे, उत्तरी भारत में राणा सांगा का नाम चलता था, और दिल्ली में बाबर आ गया, बाबर को पूरा हिंदुस्तान चाहिए था, तो राणा सांगा से युद्ध लड़ना आवश्यक था। राणा सांगा को भी जब वो उत्तर भारत का महान शक्तिशाली शासक था, तो बाबर से टकराना जरूरी था, और दोनों की सेना जा डटी बयाना के दुर्ग में, और युद्ध होता बयाना का युद्ध 1527, लेकिन फरवरी याद रखना, ये राणा सांगा का अंतिम विजय युद्ध था। लेकिन इस माह का याद रखना फरवरी,
1527 बयाना का युद्ध। आगरा के बाद जब आगरा अधिकार में ले लिया बाबर ने, तो आगरा के बाद बाबर ने मेवाड़ की ओर कूच किया, परंतु बयाना में बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा को राणा की सेना ने बुरी तरह से पराजित किया। जो ही बयाना में युद्ध की तकरार हुई फरवरी 1527 में, तो महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को इतनी बुरी तरीके से खदेड़ा बयाना युद्ध में फरवरी में कि मेहंदी ख्वाजा सेना लेके भाग गया और बाबर की सेना में हार का जबरदस्त खौफ पैदा हो गया। बाबर की सेना जब दौड़ के आगरा चली गई तो उन्होंने बाबर से साफ मना कर दिया कि हम राणा की सेना से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन महाराणा सांगा फिर एक बड़ी भूल करते हैं। क्या बड़ी भूल करते हैं भाई? वो फिर बड़ी भूल करते हैं कि वो फिर भी बाबर की हारी हुई पराजित सेना का पीछा नहीं करते और 1 महीना ऐसे ही निकाल देते हैं। तब तक बाबर आगरा में फतेहपुर सीकरी में अपनी सेना को फिर से संगठित करता है और अपनी सेना को कहता है, जिहाद का नारा देता, मतलब जिहाद का नारा देके कहता है कि अगर आप ये युद्ध जीतते हो तो हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। सेना में नया संचार पैदा करता है बाबर, और ये राणा सांगा की तीसरी बड़ी भूल थी। अगर राणा, आप सोचिएगा कि अगर बयाना युद्ध में जब राणा सांगा की सेना जीत रही है, बाबर की सेना भाग रही है हार मान के, तो अगर राणा सांगा अगर फिर से पीछा करता तो बाबर को अपनी सेना को संगठित करने का टाइम नहीं मिल पाता। और अगर उनको टाइम नहीं मिल पाता तो सोच के चलिएगा कि बाबर भारत में टिकता भी नहीं। लेकिन राणा सांगा बयाना युद्ध में जीतती फिर से मस्त हो गया। उसको लगा कि बाबर अब दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन बाबर अगले महीने में मार्च 1527 में खानवा का मैदान, भरतपुर खानवा, ये भी बयाना भी भरतपुर, बयाना पक्षी का आप जानते ही हो। बयाना खानवा का युद्ध मार्च फरवरी में जीतता है राणा सांगा। राणा सांगा का अंतिम युद्ध जिसमें उसने विजय प्राप्त करी है। और खानवा का युद्ध मार्च 1527 में बाबर ने हारी हुई सेना का फिर से मनोबल बढ़ाया। खानवा के मैदान में युद्ध के लिए आधमका राणा ने भी अपनी सेना में कई शासकों को आमंत्रित किया। अब जब वापस खानवा के युद्ध में बाबर अपनी सेना को संगठित करके, समझा बुझा के, जिहाद का नारा देकर सेना को उत्साहित करके आ गया, तो यहाँ राणा सांगा ने भी पूरे सभी शासकों को युद्ध में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे दिया। और जब उसने निमंत्रण दिया तो सारे शासक राजस्थान के अपनी सैनिक टुकड़ियां ले लेके राणा की सांगा की सहायता पहुंचे। देखिए, जैसे कर्नल टोड के अनुसार, मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, कर्नल टोड को याद रखना। कर्नल टोड के अनुसार सांगा की सेना में 7 तो उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। सत्य असत्य में यह बात पूछी जा सकती है कि राणा सांगा की सेना में 7 की जगह वो 6 दे दे, 5 दे दे, तो याद रखना 7 उच्च श्रेणी के राजा शामिल हुए, 9 राव शामिल हुए और 104 सरदार शामिल हुए। और ये बात कौन कह रहा? कर्नल टोड। कर्नल टोड ने गुइल वंश के बारे में पहले भी कुछ बोला है। जरा बताइए तो क्या बोला है, जरा सोचो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। अरे बोला है, कर्नल टोड ने कहा था कि गुइल वंश जो है वो वल्लभी से संबंधित है। भारतीय ने वल्लभी से संबंधित बताया था। और उसी समय अबुल फजल ने क्या बताया कि ये तो ईरान के नौशेखा से संबंधित है। कर्नल टोड, याद रखो, भूलो मत। और वही कर्नल टोड अब क्या कहता है कि राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा अपनी सेना लेकर आए थे।
9 राव आए थे और 104 सरदार आए थे। और अब आता है आपके सामने लाख रुपए का क्वेश्चन। लाख रुपए का क्यों है? क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी जो है ये राणा सांगा की सेना में शामिल होने वाले सभी महत्वपूर्ण शासक थे, उनको वो छोड़ देते याद करने से। अगर यार इनमें से क्या प्रश्न पूछेगा, अरे भाई प्रश्न पूछने वाला अपने से थोड़ी पूछेगा भी क्या पूछना मुझे, वो कुछ भी पूछ सकता है। बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक शासक राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में था या नहीं था। युद्ध बड़ा होने वाला था। बयाना युद्ध में बाबर हारा था फरवरी 1527 में। तो बाबर ने पूरी ताकत से वापस खानवा के मैदान में सेना लेकर आया था। तो राणा सांगा को भी अब पूरी ताकत से युद्ध में जाना था। राणा सांगा पहले ही इब्राहिम लोदी और बाबर का पीछा नहीं करके बड़ी भूल कर चुका था। तो अब राणा सांगा की सेना में कौन कौन शामिल हुए ये देखिएगा। अफगान सुल्तान महमूद लोदी, देखना अब अफगान सुल्तान महमूद लोदी राणा सांगा की तरफ क्यों शामिल हो रहा देखिएगा। क्योंकि बप्पा रावल का ससुराल अफगानिस्तान के पठानों के साथ माना जाता है। कुछ रानियां ऐसी भी थी बप्पा रावल के जो अफगानिस्तान के पठानों की थी, इसलिए पठान हमेशा मेवाड़ के शासकों के साहित्यार्थ रहे हैं, विरोध में नहीं गए कभी। तो महमूद लोदी, हसन खा मेवाती, ये मेव शासक थे मेवात के। मेवात आप जानते ही हो, मारवाड़ से भी आए थे। देखो सारी चीजें, हसन का मेवात कहां से आया, हसन का मेवाती कहां से आया, मेवात से। मेवात ये कहां से आया, अफगानिस्तान से। मारवाड़ से गंगा का पुत्र मालदेव सेना लेकर पहुंचा था। गंगा का पुत्र मालदेव किसके साथ, सांगा के लिए। बीकानेर से, ये राठौड़ वंश है, या राठौड़ है। बीकानेर से राव जेत सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल। आमेर से, आमेर जयपुर आमेर, कछवाहा वंश का पृथ्वीराज भी आया। ईडर का भारमल आया। मेड़ता का रायमल राठौड़ आया। रायसीन का सलदी तंवर, ये रायसीन का सलदी तंवर भी जो है वो राणा सांगा की तरफ था। वागड़ का उदय सिंह, नागौर का खानजादा, सिरोही का अक्षयराज, चंदेरी का मेदिनी राय, वही चंदेरी गागरोन जो मेदिनी राय को तो जागीरी राणा सांगा ने प्रदान की थी। तो ये मेदिनी राय तो लड़ेगा ही लड़ेगा। इसके अलावा सुलुम्बर का रावत रतन सिंह, बीरमदेव मेड़तिया, दिलीप रावत जोगा, सारंग देवोत, वीर सिंह देव, झाला अज्जा, सोनगरा रामदास। बताओ सोनगरा चौहान कहाँ के थे, याद आया, सोचो। जी सर, सोनगरा चौहान से याद आया, सोनगरा चौहान जालोर के थे सर। और कैसे याद आया सर, जब अलाउद्दीन खिलजी 1303 में इसको मेवाड़ को, चित्तौड़ को जीतकर अपने पुत्र को दे दिया था खिजर का को, तब खिजर का और अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रख दिया था खिजराबाद। और जब उसका पुत्र भी जा रहा था तो उन्होंने उस मेवाड़ को, चित्तौड़ को सौंप दिया था सोनगरा चौहानों को, जालेर के। उन्हीं सोनगरा चौहानों को राणा हमीर 1326 में चित्तौड़ से भगाकर वापस सिसोदिया राजवंश की स्थापना करते हैं। वही सोनगरा चौहान रामदास भी अपनी सेना लेकर राणा सांगा की सहायतार्थ खानवा में आ रहा है। राउत बाघ सिंह भी साथ थे। इन 3-4 लोगों के नाम यहां से याद रखना, अच्छे से याद रखना। झाला अज्जा का नाम बहुत अच्छे से याद रखना, मैंने इसको अलग से भी किया टाइप। झाला अज्जा चूकना नहीं है, झाला अज्जा को। ये सारे लोग जो है वो राणा सांगा के निमंत्रण पर खानवा युद्ध में राणा सांगा की मदद के लिए आ गए। सबकी सेना आ गई और जा डटे खानवा के युद्ध में। और खानवा का युद्ध किसके साथ, बाबर की उस सेना के साथ हो रहा था जो एक बार युद्ध हार कर फिर से नए जोश के साथ लड़ने आई थी। देखिए दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। घायल
युद्ध जो ही शुरू हुआ, युद्ध शुरू होते राणा सांगा जो है वो घायल हो गए युद्ध में, और घायल होते युद्ध का मंजर बदल गया। राणा सांगा घायल हुए और युद्ध का मंजर बदल गया, और उसको अखेराज की देखरेख में, जो ही राणा सांगा घायल हुए, राणा सांगा को तुरंत अखेराज सिरोही, अभी पढ़े अपन सिरोही के अखेराज जो उसकी मदद के लिए भी सेना लेकर आए थे, उन्होंने तुरंत राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकालने का बंदोबस्त किया। क्योंकि जब आप युद्ध चलता है, जब आपका महाराज ही राणा जो है, जो भी शासक होता है, अगर वो युद्ध में तुरंत वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो युद्ध में हार मानकर समाप्त मान लिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो ही राणा सांगा युद्ध शुरू होते घायल हुआ, तो सिरोही के जो अखेराज थे उन्होंने उन युद्ध भूमि से बाहर निकालने का व्यवस्था की राणा सांगा को, और राणा सांगा को युद्ध से बाहर निकाला युद्ध भूमि से, और उसके जो छत्र थे, छत्र जो था उनका मतलब जो मुकुट और छत्र जो था वो धारण किया अज्जा ने। देखिए इसलिए मैंने इसको अलग से किया था, जाला अज्जा ने, याद रखना, जाला अज्जा ने। आपसे बिल्कुल 100% ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है सेकंड ग्रेड में कि राणा सांगा के युद्ध में घायल होने पर उसके छत्र धारण किसने किया, तो झाला अज्जा ने किया। यानी राणा सांगा के जो हाथी था उस पे अब राणा सांगा का मुकुट और छत्र पहन के अज्जा बैठ गया था, ताकि बाबर की सेना को यही लगे कि राणा सांगा अभी लड़ रहा है, और घायल राणा सांगा को सिरोही के अखेराज ने युद्ध भूमि से निकालकर दौसा के बसुआ नामक स्थान पर पहुंचा दिया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। घायल राणा सांगा को अखेराज की देखरेख में युद्ध भूमि से दौसा के बसुआ नामक स्थान पर, यहां भी गांठ बांध लेना, आपसे पूछा जा सकता है कि जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हुए तो उनको किस स्थान पर ले जाया गया, कहां ले जाया गया, बसुआ। कहां ले जाया गया, बसुआ। कहां है बसुआ, दौसा में। और उसके बाद जहां सरदारों ने, अब दौसा में चले गए। आपको एक बात याद रखना, कुछ पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट में ऐसा आता है कि जब राणा सांगा को होश आया तो राणा सांगा फिर से मैदान में जा डटा, और फिर से सभी सरदारों को और उनको बोला कि आइए बाबर के साथ लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अब कोई भी सरदार इस जगह पहुंच चुका था कि अब बाबर से युद्ध जीता नहीं जा सकता, इसलिए उसी के सरदारों ने, राणा सांगा के सरदारों ने राणा सांगा को विष देकर जो है मार दिया। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर ये बात आपसे पूछ ले कि घायल राणा सांगा को कहां ले जाया गया, तो बसुआ दौसा में। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि राणा सांगा की मृत्यु कहां हुई, तो बसुआ ऑप्शन में हो तो आप पहला ऑप्शन पे बसुआ पे ही जाइएगा और नहीं ढूंढिएगा। अगर बसुआ नहीं है तो फिर आप कालपी दे सकते हो, मांडलगढ़ दे सकते हो, लेकिन पहला ऑप्शन अगर बसुआ है तो राणा सांगा की मृत्यु कहां हुई, बसुआ में लिखना है। फिर उसके शव को कालपी होते हुए मांडलगढ़ ले जाया गया, और मांडलगढ़ में उसकी समाधि बनाई गई, उसकी छतरी बनाई गई। तो दौसा के बसुआ नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां सरदारों ने सांगा को विष दे दिया। सांगा को विष क्यों दिया, क्योंकि सांगा फिर से लड़ाई करने की जिद कर रहा था, और सरदारों को लगा कि अगर राणा सांगा नहीं माने तो पूरे मेवाड़ का विनाश होना तय है। इसलिए कुछ सरदारों ने सोचा कि इससे अच्छा है कि राणा सांगा को अपन जो है इस रास्ते से हटा दे, ताकि जो है मेवाड़ में शांति हो जाए, और इसलिए राणा सांगा को जो है कुछ लोगों ने विष दे दिया था। राणा का शव को कालपी होते हुए मांडलगढ़ लाया गया, और मांडलगढ़ में राणा की समाधि बनाई गई। अब कितने प्रश्न निकल रहे हैं देखो। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या रहेगा कि निम्न में से कौन राणा की सांगा की सहायता खानवा युद्ध में आए थे। उनमें से किसी का नाम भी आ सकता, सबके टोटल के नाम जो है आपको अच्छे से याद रखने होंगे। अफगान से सुल्तान महमूद लोधी आया, हसन का मेवाती था। मारवाड़ से कौन, मालदेव गंगा का पुत्र। तो फिर बीकानेर से कौन, जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल।
आमेर से कौन? पृथ्वीराज, कछवा पृथ्वीराज, ईडर का भारमल था, मेड़ता का रायमल राठौर, रायसेन का सलदी तंवर, वागड़ का जो है उदय सिंह, नागौर का खानजादा, सिरोही का अखेराज। और यही सिरोही का अखेराज जिसने, इस अखेराज का याद रखना, जो जिसने सिरोही का अखेराज को याद रखना, जिसने ही राणा सांगा को, घायल राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाल के बसुआ, दौसा का बसुआ नामक स्थान है वहां पहुंचाया। चंदेरी का मेदिनी राय भी था, रतन सिंह था, बीरमदेव मेड़तिया था, और ये जाला अज्जा, जाला अज्जा का याद रखना। जाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उसका छत्र धारण किया था और उसके ही जो है हाथी पर बैठकर लड़ाई लड़ी थी। आगे चलिएगा। देखो युद्ध के कारण, मैं पहले ही बता चुका हूं चीज आपको कि युद्ध के कारण में, देखो बाबर ने युद्ध का कारण जो है सांगा का विश्वासघात करना बताया। अब ये भाई विश्वासघात कहां से आ गया नया, तो सुनिए ये कहानी। बाबर ऐसा कहता है कि मेरा राणा सांगा जो है उसे कभी लड़ाई नहीं करता, लेकिन राणा सांगा ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब कैसा विश्वासघात किया तो सुनिए। बाबर कहता है कि जब मैं भारत आ रहा था तो मैंने राणा सांगा को सलदी तंवर के माध्यम से एक संदेश, रायसेन का जो सलदी तंवर था ना उसके माध्यम से एक संदेश भिजवाया। और संदेश में क्या कहा? संदेश में मैंने ये कहा कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में राणा सांगा मेरी मदद करेंगे। और राणा सांगा ने मुझे आश्वासन दिया कि वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है मेरी मदद करेंगे। लेकिन जो ही मैं आया और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526, तो राणा सांगा ने मेरी मदद नहीं की, ये मेरे खिलाफ विश्वासघात था, ऐसा बाबर कहता है। इसलिए युद्ध जरूरी था। लेकिन एक बात यकीन मानिएगा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है, इस बात को कोई भारतीय इतिहासकार नहीं मानते कि ऐसा हुआ था। तो फिर मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जो मानते हैं वो मानते हैं कि दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी थे और दोनों ही अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, इस कारण राणा सांगा उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। परंतु जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो बाबर के लिए भी राणा सांगा को हराना जरूरी था, नहीं तो वो दिल्ली में सुरक्षित नहीं रह सकता था। इसलिए दोनों महत्वाकांक्षी शासक होने के कारण दोनों में युद्ध होना जरूरी था। अब युद्ध में राणा के पराजय के कारण देखिएगा। युद्ध में पराजय के कारण देखिएगा, बाबर के पास एक तो तोपखाना था। जब मुगल भारत आए तो उनके साथ ही तोपखाना आया भाई, उससे पहले तोपखाना नहीं था। एक तुगलका पद्धति, यानी मुगलों की जो पद्धति थी वो बिल्कुल अलग थी लड़ाई करने की। राजपूतों की अलग थी, उनकी बिल्कुल अलग थी। एक तो उनके पास तोप थी, राजपूतों के पास तलवार और बंदूकें भी नहीं थी, बहुत न के बराबर थी, लेकिन तलवारों से आमने सामने तीर तलवार भाले इनसे लड़ाई होती थी। लेकिन उनके पास तोबे भी थी, बंदूकें भी पर्याप्त मात्रा में थी। एक और सुनिएगा, राजपूत शासक हमेशा अपनी सेना के साथ आगे लड़ाई में रहते थे, जबकि मुगल शासक कभी भी सेना के साथ लड़ने नहीं जाते थे। इस कारण से क्या होता था, इस कारण से उनका शासक तो हमेशा महल में ही रहता था, तो वो मरेगा न सेना हारेगी। इधर राजपूतों में अलग कंडीशन थी, सम्राट लड़ता था फ्रंट पे, खुदा ने कहा था अगर सम्राट वीर गति को प्राप्त हो जाता, महाराजा वीर गति को प्राप्त हो जाता था, तो बाकी सेना सरेंडर करके हार मान लेते थे, युद्ध में भी हार गए। लेकिन उनके ऐसा नहीं होता था। तो एक कारण तो तोपखाना, देखिए तोपखाना था, और दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण था वो था कि राजपूत सेना का एक नेतृत्व नहीं होना, क्योंकि 7 राजाओं की सेना, 9 रावों की सेना
104 सरदारों की सेना, इन सबके लड़ने की स्थिति अलग अलग, इन सबके विचार अलग अलग। तो इतनी बड़ी सेना को एक ही नेतृत्व में लाना मुश्किल था, इसलिए राणा सांगा की सेना की योजना ही तैयार नहीं हो पाई लड़ने की। यह भी पराजय का मुख्य कारण था। सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है कि निम्न में से राणा सांगा के खानवा के युद्ध में पराजय का महत्वपूर्ण कारण क्या है। एक कारण मुगल सेना के पास तोपखाना था, दूसरा कारण राणा सांगा की सेना जो है वो पूरे राजस्थान के सभी शासकों को मिलाकर बनाई गई सेना थी, तो उसका एक नेतृत्व नहीं होना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण कि युद्ध के बाद खानजादा व सलदी तंवर का बाबर से मिल जाना। याद रखना, खानजादा कहां का? नागौर का सर, अभी पढ़ के आए हैं। ये शुरुआत में तो किसके साथ था? ये राणा सांगा के साथ था। राणा सांगा की सेना में आ गया कि मैं भी लड़ूंगा बाबर के खिलाफ, लेकिन जो ही युद्ध रफ्तार पकड़ने लगा और ये पलटी खा गया, ये खानजादा नागौर का, और जा मिला बाबर से। इसी प्रकार सलदी तंवर, जो सलदी तंवर था, ये भी जा मिला किससे? रायसेन का जो सलदी तंवर था, ये भी जा मिला जो रायसेन का था, ये जा मिला बाबर से। और इन दोनों के मिलने से इन्होंने पूरी सेना का भेद बता दिया बाबर की सेना को, और इन दोनों के बाबर से मिल जाने के कारण भी विद्वान मानते हैं कि राणा सांगा की हार हुई। तो तीन महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण, बाबर की सेना में तोपखाना था, तोप चलाई जाती थी, इससे सेना आसानी से लड़ पाई। दूसरा, राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी, कई राजाओं के द्वारा मिलकर बनाई गई, इसलिए उनका एक नेतृत्व नहीं हो सका। और तीसरा, खानजादा कहां का था? नागौर का। और सलदी तंवर का युद्ध के बीच में ही बाबर से मिल जाना, यह भी महत्वपूर्ण कारण था। किसका? बाबर की खानवा के युद्ध में विजय का। खानवा के युद्ध में विजय का। देखिए आगे, अब देखिएगा कि युद्ध के बाद हताहत सैनिक, यानी जब बाबर लड़ाई जीत चुका था, बाबर ने युद्ध जीत लिया, राणा सांगा को युद्ध भूमि से निकाल लिया गया था के सिरोही के अखेराज के द्वारा, उसकी मदद से। और झाला अज्जा ने जो है वीर गति पाई थी अपने छत्र धारण करते हुए, और उसको बसवा में जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी अपने ही सरदारों द्वारा विष देने के कारण, फिर उनका मंडलगढ़ ले जाके समाधि बना दी गई। तो उधर जब बाबर जीत गया था, तो बाबर ने जो युद्ध भूमि में जितने भी सैनिक हताहत हुए, मृत्यु प्राप्त की या वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी सबकी खोपड़ियों की एक दीवार बनाई उसने, मीनार एकत्र करके मीनार बना के गाजीतों की उपाधि धारण की उसने। गाजीतों की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने। कब? जब उसने खानवा का युद्ध जीता। किससे? राणा सांगा से। याद रखना, राणा सांगा को हिंदू पैर, सिपाही का अंश व अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा जाता है। मैं पहले एक क्लियर कर दूं, वैसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तृतीय को कहते हैं, पृथ्वीराज थर्ड, क्योंकि 1192 तक ये एकमात्र हिंदू सम्राट भारत में थे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गोरी गुलाम वंश का शासन दिल्ली में शुरू हो जाता है। तो फिर इनको क्यों बोलते हैं? इनको इसलिए बोलते हैं मेरे भाई, क्योंकि इसके बीच में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के शासक थे, उनको 2 युद्धों में, कहां? खातौली 1517 और बाड़ी धौलपुर में 1500
18 में जब इन्होंने हरा दिया था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को। इस कारण राणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा राणा सांगा को और क्या कहा जाता था? सिपाही का अंश कहा जाता है, हिंदूपत कहा जाता है। ये 3 उपाधियां अच्छे से याद रख लेना। आपको पता है राणा कुंभा की भी कई उपाधियां पढ़ के आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उपाधियां ये राणा सांगा की पढ़ लेना आप लोग। आपको याद होना चाहिए राणा सांगा को जो बहुत कठिनाइयों के बाद यहाँ तक पहुंचा हो, और बिल्कुल मतलब जो बाबर जो है उनके सामने वो डटकर युद्ध लड़े थे। उनकी 3 बड़ी भूल वो थी, इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी का पीछा नहीं करना, और बयाना युद्ध के बाद जो है वो बाबर का पीछा नहीं करना। नहीं तो भारत में कभी भी मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता था, और नहीं बाबर जो है किसी भी कीमत पर भारत में आ पाता। लेकिन ये तीनों चीजें आप अच्छे से याद रखना। तो ये अपनी दोनों क्लास जो थी, जो अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ा था और ये जो चैप्टर अभी आज पढ़ा है, ये दोनों ही सेकंड ग्रेड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आने वाली क्लासें भी सेकंड ग्रेड का रामबाण है। इनके एक एक लाइन को अच्छे से याद कर लेना, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखना राणा सांगा की मृत्यु जो है वो इसमें अभी 30 जनवरी 1528, इसलिए शासन कब माना जाता है? 1509 से 1528। अगर 27 भी आ जावे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि 30 जनवरी तक ही रहा। 28 में तो केवल एक ही महीना रहा, बाकी 27 आ जाए तो भी सही है, 28 आ जाए तो भी सही है। लेकिन मृत्यु भी याद रखना, क्योंकि शासनकाल इसका पूछा जा सकता है। 1509 से 1509 से 1528 तक, 30 जनवरी 1528 तक राणा सांगा का शासन रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यस, इसी के साथ ही आज अपनी क्लास समाप्त होती है, और अपन नई क्लास के साथ तुरंत आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। आप लोग इसी प्रकार से जो है अपनी पढ़ाई की रफ्तार बना के रखिएगा, और आप लोग लगातार पढ़ते चले जाइएगा। आप इस वीडियो को जो है अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सबको इस कंटेंट का फायदा मिले, जो अपन बहुत अच्छे से कंटेंट लेकर आ रहे हैं। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि तुरंत आप तक वीडियो पहुंचे। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों, और निश्चित रूप से जो है हम भगवान से यही आशा करते हैं कि आप जितने भी लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, और आप जो है राजकीय सेवा आप प्राप्त करें। जय हिंद।